जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है जी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसमें द रोमांटिक एज है जी हमारी। ठीक है जी, इसको आज हमने पढ़ना है। और रोमांटिक कहाँ से आया ये वर्ड है, क्योंकि 18th सेंचुरी की ये सारी मूवमेंट है। 18th सेंचुरी के एंड में जो है ना ये स्टार्ट हुआ था। तो ये हम सेकंड स्लाइड से स्टार्ट। व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म और ये रोमांटिक मूवमेंट क्या है। इट वाज एक्चुअली अ मूवमेंट। ठीक है जी। तो a literary movement and profound shift in sensibility which took place in Britain and throughout Europe from 1770 to 1848 means के towards the end of the 18th century or to beginning the almost into the mid of the 19th century। तो ये एक मूवमेंट है, इसके पीछे एक मतलब पूरी एक एज है। इसमें कुछ पोइट्स हैं, उनके लैंडमार्क्स वर्क्स हैं और उनको अंदर कुछ तब्दीलियाँ हैं जो हमने देखनी है। तो इसमें हम देखते हैं रोमांटिक हैज़ कम टू मीन बेसिकली टू थिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किन दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। ठीक है जी। द लविंग और पोटेंशियली लविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है जी। सबसे पहले तो रोमांटिक से मतलब एक ये निकलता है, ठीक है जी, कि एक जो मेल और फीमेल का रिलेशनशिप है। अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट लुक्स बियॉन्ड और इग्नोर्स द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड परसीव्स अ विजनरी वर्ल्ड। अब देखेंगे इसमें हम ये चीज़ भी देखते हैं कि एक ऐसी दुनिया जो बहुत परे की दुनिया हो। ठीक है जी। तो ये रोमांटिक्स जो एज के अंदर यही कुछ होगा। जितना कुछ लिखा जाएगा, नॉवल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, आप देखेंगे कि किसी मतलब एलियन एज के बारे में बात की जा रही होगी। वाई? इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ सोशल रीजंस हैं, कुछ आर्टिस्टिक रीजंस हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो आप सारा कुछ इसमें आ जाएगा कि रोमांटिक एज में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो। अब इसमें एक इंटेलेक्चुअली इट इज़ मार्क्ड अ वायलेंट रिएक्शन टू द इनलाइटनमेंट। आपने याद होगा आपको कि हमने जो है ना न्यू क्लासिकल एज के ऊपर इसको फिनिश किया था। ठीक है जी। तो न्यू क्लासिकल एज में हमने इसको फिनिश किया था। तो न्यू क्लासिकल से आगे ये एक मूवमेंट है और ये उसके रिएक्शन में मूवमेंट जो है ना ये ली गई है। ठीक है जी। तो पॉलिटिकली इट वाज इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशन इन अमेरिका एंड फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था। उसमें मतलब लोगों ने देखा कि ब्रदरहुड और मतलब इस तरह की चीज़ों को, वर्चूज़ को फैलाया गया, लेकिन वो नाकाम हो गए ऑल टुगेदर। और अमेरिका के अंदर भी वो ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी और ये सारे कुछ मामला जो थे ये ख़त्म हो गए। तो इस तरीके के साथ हमने देखा एंड पॉपुलर वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन पोलैंड, स्पेन, ग्रीस एंड एल्सवेयर। मतलब ये इसके पीछे ये पॉलिटिकल रीजंस है कि लोगों ने मतलब मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह से ये एक नई मूवमेंट है। इसलिए रोमांटिक एज, क्योंकि ये न्यू क्लासिकल के ख़िलाफ़ जो है ना ये सारी चीज़ें लेके आएंगे कि वो उनको आइडियाज़ को रिजेक्ट करते नज़र आएंगे हमें। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आज हम इंशाल्लाह इसको। इमोशनली इट एक्सप्रेस्ड एन एक्सट्रीम असर्शन ऑफ द सेल्फ एंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इमोशनली भी ये एक डिफरेंस, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से ये डिफरेंट है। अब इमोशनली में इसमें ये है कि एक जो है ना असर्शन ऑफ द सेल्फ है। इसमें सेल्फ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू क्लासिकल के अंदर सेल्फ निगेशन की गई जाती थी कि मतलब आप जितना भी ज़्यादा होमवर्क को, विजुअल को पढ़ेंगे, अपनी फॉर्म को अच्छा करेंगे, अपने आइडियाज़ को अच्छा करेंगे, तो वो आपको मतलब इस तरह की वैल्यू देते थे। लेकिन यहाँ पर हर इंडिविजुअल वो कहता है कि एक यूनिक एक्सपीरियंस रखता है। आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ जो है ना इज़ अ लवर ऑफ नेचर। जो उसका साथी है एस टी कॉलर्स, जो इसके फाउंडर्स हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। ठीक है जी। एस टी कॉलर्स, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सुपर नेचुरलिज्म से बहुत उसको प्यार है। उसके बाद जो है जॉन कीट्स है, मतलब इसके प्रोमिनेंट जो राइटर्स हैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके फीचर बयान कर रहा हूँ कि मतलब उसका क्या है, इज़ अ लवर ऑफ ब्यूटी। वो कहता है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। मीन्स कि वो रियलिटी को और ब्यूटी को, इन चीज़ों को, मतलब हकीकत लाइफ की जितनी भी हैं वो सारी, तो मतलब इसमें इंडिविजुअल सेल्फ को जो है ना असर्ट करते नजर आएंगे। ईगोटिस्टिकल सब लाइन जो है ना एक्सपीरियंस नजर आएंगे हमें, टुगेदर विद द सेंस ऑफ द इन्फिनेट एंड ट्रांसीडेंटल। उसके बाद इनके साथ मतलब वो ये कहते हैं कि इंसान के पास जो सेंस है वो अगर इमेजिनेशन यूज़ करे तो वो इनफाइनेट है। ठीक है जी। वो कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई उसमें फाइनेशन इसका कोई है नहीं, बल्कि ट्रांसीडेंटल है। वो मतलब रियलिटी को भी इवन बियॉन्ड जा सकता है। तो ये आपको याद होगा अरिस्टोटल की भी बात, यहाँ से क्रिटिसिज्म भी आगे स्टार्ट होती है। ठीक है जी। तो हम इसको क्रिटिकली इस मूवमेंट को देख रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद सोशली इट चैम्पियन प्रोग्रेसिव काजेज, दो व्हेन दीज वर फ्रस्ट्रेटेड इट प्रोड्यूस्ड अ बिटर, ग्लूमी एंड डिस्पेयरिंग आउटलुक। सोशली जो है ना इन्होंने प्रोग्रेसिव काजेज जो है ना इन्होंने कहा कि मतलब, लेकिन जब ये नाकाम हुए इट वॉज फ्रस्ट्रेटेड,
कि मतलब प्रोड्यूस अ बिटर ग्लूमी एंड डिस्पेयरिंग आउटलुक, कि मतलब ये सोशली जितने भी राइटर्स होंगे, पोइट्स होंगे, नॉवलिस्ट होंगे, आप ज़्यादातर पोइट्री और लिरिसिज्म जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेट है। और आपको ये नज़र आएगा कि ये लोग जो है ना प्रोग्रेसिव आउटलुक नज़र आते हैं, दे वांटेड टू जेल टुगेदर विद द सोसाइटी, बट व्हेन दे वुड फेल तो व्हाट वुड बिकम, कि दे वुड बिकम वेरी ग्लूमी, दे वुड बी वेरी डिस्पेयरिंग, लाइक द वे, जैसे मैंने अभी 2-3 पोइट्स का नाम लिया, तो यू व्हेन वी रीड इट देयर पोइट्री, मतलब हम जो है चूँकि एज के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके पोइट्री के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें नॉलेज हो कि ये राइटर कहना क्या चाहते हैं। तो हम आप देखेंगे कि उनको जब वो अपने क्या कहेंगे आइडियल लैंड से उनको प्यार, मतलब जो है ना वो रियल वर्ल्ड से जब उनको मतलब फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, वो चीज़ें नहीं ढूंढ सकेंगे, तो वो फिर अपनी एक आइडियल लैंड होम लैंड बनाएंगे। और आप देखेंगे कि जिस बंदे ने जो अपनी इमेजिनेशन और फैसिनेशन के ऊपर जो चीज़ें क्रिएट की हैं, दे आर सुपर्बली वेल कंसीव्ड। ठीक है जी। उसके बाद रोमांटिक एज बिगेन इन, अब ये एज कब स्टार्ट हुई, इसकी डेट है, मीन्स कि जब न्यू क्लासिसिज्म आइडिया जो थे, आपको पता है न्यू क्लासिकल एज की आपने जो ना वो की थी प्रेजेंटेशंस भी, ठीक है, उसमें आप लोगों को पता है कि 18th सेंचुरी की वो मूवमेंट है। अब उसके बाद जो है ना फॉलोइंग एज जो है 1750 तक, फिर उसके बाद एज ऑफ जॉनसन आ जाती है। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन जो था उसमें ट्रांजिशन की एज है। ठीक है जी, उसमें रोमांटिक आइडियाज़ भी फ्लोरिश हुए और क्लासिकल आइडियाज़ को भी मतलब जो है ना प्रेफर दिया गया। अब जब 1798 आया है तो देन जो है ये सारी चीज़ें जो है विलियम वर्डवर्थ और एस टी कॉलर, जिनका हमने अभी नाम लिया था, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया है लिरिकल बैलेट्स के नाम से, एक सीरीज ऑफ बुक्स जो है ना, एंड एंडेड इन 1832 व्हेन वाल्टर स्कॉट डाइड। तो वाल्टर स्कॉट वाज द लास्ट रोमांटिक नॉवलिस्ट जो है ना उसको इनकाउंटर किया जाता है। तो इसलिए जो है ना जब उसकी डेथ हुई तो उसके साथ वो रोमांटिक एज, वो जो सारे फीचर्स अभी हम इसको देखते हैं कि रोमांटिक एज में क्या क्या कहा जाता है, इसके प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, उनके वर्क्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें। उसके बाद जी इसकी डेफिनेशन क्या है, लिटरेचर डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म। यहाँ पर लिटरेचर को इस तरह डिपिक्ट किया जाएगा कि बड़ा इमोशनली और इमेजिनेटिव फॉर्म के अंदर जो है इसको किया जाएगा। ठीक है जी। लिबरलिज्म इन लिटरेचर, तो यहाँ पर लिटरेचर के अंदर लिबरलिज्म आ गई। मसलन क्योंकि जो न्यू क्लासिकल वाले थे वो ये कहते थे कि अगर आप एंशियंट राइटर्स को नहीं पढ़ते, ग्रीक राइटर्स को नहीं पढ़ते, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, और आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो इट मीन्स कि आपके अंदर यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं है। तो मतलब वो चाहते थे कि लैंग्वेज जो है ना वो बहुत फ्लावरी हो और डिक्शन बड़ी मतलब जो है ना फार फैच हो। तो इन लोगों ने ये कहा, इन्होंने लिबरेट किया, इन्होंने कहा कि पोइट्री आम लोगों के लिए है। ठीक है जी। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने जो अपने पूरा प्रोपाउंड की है पूरी थ्योरी, और उसके अंदर उसने यही कहा है कि कॉमन मैन की बात हो, कॉमन सेंसिबिलिटी की बात हो, कॉमन थीम्स हो इसके अंदर, और मतलब कॉमन सी बातें हो। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं, इमेजिनेशन। इससे पहले इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं दी जाती थी न्यू क्लासिकल एज, क्योंकि ये एक जब हमने इसको समझना है तो हमें बाइनरी बनानी पड़ेगी। जो न्यू क्लासिकल ने किया वो रोमांटिक्स ने उनके अपोजिट किया है। तो मतलब पूरा एक रिफॉर्मेशन लेके आए हैं। इमोशन एंड फ्रीडम आर सर्टनली द फोकल पॉइंट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो इनकी ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकल पॉइंट है रोमांटिसिज्म की। ठीक है जी, कि एक इमोशनली आउटलेट दिया जाएगा। बहुत सारा पोइट इमोशनल हो जाते हैं और वो अपनी सेंसिबिलिटी और वो मतलब जन चीज़ों को बताते हैं। और फिर फ्रीडम वट एवर दे कैन एक्सप्लेन इन ऑफ वट एवर एज दे वुड लाइक। मीन्स के आप देखेंगे कुछ राइटर जो है ना पी.बी. शैले है एक राइटर, ठीक है जी, तो वो फॉलोइंग एज के बारे में बात करता है, अपकमिंग एज, अपहीवल्स की बात करता है कि एक बहुत बड़े मुझे इनकलाब नज़र आते हैं इन द फॉलोइंग सेंचुरीज एंड इन द फॉलोइंग अपकमिंग सेंचुरीज। तो इसी तरह जॉन कीट्स जिसका मैंने कहा था ट्रूथ ब्यूटीज ट्रूथ, वो जो कहता है वो उसका ये कहना है कि ग्रीक ब्यूटी मीन्स के, क्योंकि इसके पीछे मैंने बताया कि इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनकी सेल्फ एक्सप्रेशन की और इंडिविजुअल यूनिकनेस की, और उसके साथ पॉलिटिकल भी रीजंस हैं। पॉलिटिकली जो है ना ये हुआ कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन अकर हुआ जब, तो उसने लोगों को जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन जब अकर हुआ तो लोगों को फ्रेटर्निटी और ये तमाम चीज़ें जो ना वो भूल गए थे। ठीक है जी। तो इस वजह से अब प्रॉब्लम ये हुई कि मतलब जो है ना उन लोगों को ये एज अब डिस्गस्ट करती थी। ठीक है जी। तो इसलिए वो या तो बहुत फॉलोइंग एज में चले जाएंगे या मतलब पुरानी एज में चले जाएंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ राइटर्स ने मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें मतलब अपने लिए, तो इस तरह इनके पास एक फ्रीडम थी, इनका इमोशन का इजहार करने था और डीप इमेजिनेटिव थाट थी इनके पास। ठीक है। तो इसलिए ये अपना सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल यूनिकनेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते नज़र आएंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद
नेक्स्ट है जी, रोमांटिसिज्म सा अ शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल एज। ये मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि क्लासिकल एज में क्या क्या चीज़ें थी जो इनके अपोजिट ये लोग गए हैं। क्लासिकल एज में फेथ इन रीज़न, वो कहते थे कि इंसान अगर अपने रीज़न को, मतलब अपनी अकल को, सेंसिबिलिटी को ज़्यादा जो ना अप्रूव करे। रेप ऑफ द लॉग पोइम आप शायद पढ़ चुके हो, कभी आपने पढ़नी हो इन द फॉलोइंग सेमेस्टर। बट उसमें यही है कि एक फ़ीमेल है, ठीक है जी, तो वो जो है ना अपने, उसको बहुत शौक़ है, ठीक है जी, एक बड़ी मतलब जो है ना हाई सोसाइटी में रहने का, और फ्लर्टेशन उसका मतलब जो है ना, तो उसमें सुपर नेचुरलिज्म को शामिल करके तो बड़ा एक्सटायर किया गया। तो मतलब ये लोग ना कहते हैं कि जो अकल से रिलेटेड बात होगी वो इनको, वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है ना इंसान की अकल से मतलब निकलती है। तो जबकि रोमांटिक एज समझ लें कि दूसरा उनका अपोजिट है, फेथ इन सेंसेस फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। वो कहता है कि अगर पोइट के पास एक फीलिंग्स हो और उसकी डीप इमेजिनेशन और वो सेंसेस को सही तरह इस्तेमाल करे, तो नेचर जो है वो एक उसको अलग रूप से नज़र आएगी, ठीक है जी। तो मतलब वो कहते हैं कि रीज़न से आगे जाके इमेजिनेशन आती है। तो इंटरेस्ट इन अर्बन सोसाइटी, न्यू क्लासिकल या क्लासिकल लोगों का इंटरेस्ट क्या है, अर्बन सोसाइटी। जैसे मैंने अभी आपको द रेप ऑफ द लॉक में, रेप ऑफ द लॉक मीन्स के एक वो बाल कटे हैं उस लड़की के, ठीक है जी, लॉक मीन्स बाल, ठीक है जी। तो उसमें देख लें कि वो उस लड़की के हैबिट्स, मैनर्स और उसकी रूटीन्स को बताया गया है, किस तरह वो मतलब जो है ना वो लोअर क्लास किसे बिलोंग करती है और वो उसके पास मेकअप की होती है, कोई मतलब जो है ना ऑर्थोडॉक्स काम कोई नहीं करती, उसको बाइबल वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अर्बन जो है ना उसको लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का है। तो मतलब ये यहाँ से थीम लेते हैं। जबकि इनका क्या काम है, जो रोमांटिक एज वाले हैं इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कर दिया। इन्होंने कहा रूरल, नेचुरल, मतलब जैसे आपने वर्ड्सवर्थ की बहुत पोइम, जो फेमस पोइम है वो डैफोडिल्स, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल से 9th में पढ़ी जाती है। तो आप लोगों ने भी याद होगा कि मतलब यहाँ पर पोइट जो है वो एक बाहर आया है आउटसाइड, और उसने एक डैफोडिल्स को, प्लथरा ऑफ डैफोडिल्स देखे, एंड उसके जो इमोशंस और फीलिंग्स, सेंसेस, इमेजिनेशन, वो इतना ज़्यादा अब वो उनको वो सेंसेस के साथ फील कर रहा है। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मैं कभी डिप्रेस होऊंगा तो इस साइड को मैं रिकॉल कर लूँगा, तो मेरी जो जितना कुछ है वो कैथारसिस हो जाएगा। तो इस तरह पब्लिक इम्पर्सनल पोइट्री, यहाँ पर जो क्लासिकल एज वाले हैं इनका ये काम है कि आप पर्सनल ना हो इतना ज़्यादा, ठीक है जी, आपका ऑब्जेक्टिव होकर बात करें, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को बयान करेंगे तो आप जो है ना ईजीली चीज़ों को बयान कर सकते हैं। जबकि रोमांटिक एज का क्या हॉलमार्क है, वो ये कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है जी। सब्जेक्टिव पोइट्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के साथ हमने देखा कि इनका अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है जी, ट्रेड्स जो हैं। तो रोमांटिक एज इसलिए कि वो अपनी एज को जो है ना वो रिबिलियन लेके आ रहे हैं, रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, थॉट में, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, कंसर्न विद द साइंटिफिक एंड मंडेन। उसके बाद जो क्लासिकल एज वाले हैं उनका ये काम था कि मतलब साइंटिफिक बात, ट्रूथ, रीज़नेबल ट्रूथ, ठीक है जी, और मंडेन बातें करें, मतलब दुनियादारी की। अर्बन सोसाइटी हर इश्यूज़, डे टू डे इश्यूज़ हैं, बस एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इनका मतलब मेन कंसर्न ये है कि स्टेरिकल वर्क करें, ठीक है जी। जबकि जो रोमांटिक एज है दे टेक मोर इंटरेस्ट इन द मिस्टीरियस एंड इन्फिनिट। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, तो वो सारी सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर बेस कर रही है। और रोमांटिसिज्म में अगर वो वर्ड्सवर्थ को देखा जाए तो वो नेचर लवर है, तो जहाँ भी जाता है वो कहता है कि नेचर इज़ लाइक अ मदर, और ये आपको सोलेस कर रही होती है। आप जब डिप्रेस्ड होते हैं तो आप एक्सटर्नल नेचर को जाके वर्शिप करें तो यू वुड गेट इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इट मीन्स कि इनका अपना मिस्टीरियस और इन्फिनिट चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, जबकि न्यू क्लासिकल वालों का डिफरेंट था। उस बार रोमांटिसिज्म जो है ना ये चीज़ें इनके हॉलमार्क्स हैं, सब्जेक्टिविटी एंड एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म। तो ये कहते हैं कि हर पोइट एक अलग से एंटिटी है, हम मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है बल्कि हमारे अंदर डाइवर्सिटी है और इंडिविजुअलिज्म है। अगर एक पोइट हर तरह अपने एंगल से सोचेगा तो सर्टनली ही कैन प्रोड्यूस समथिंग न्यू। तो उसके बाद स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है खुद बखुद। कहता है कि जब आप कोई मतलब आपके अंदर डीप डेप्थ, इमेजिनेटिव डेप्थ है, तो आप किसी भी चीज़ को जब देखेंगे तो आपके अंदर वो खुद बहुत सेंसेस जो है ना आपकी काम करेंगी और आप इमोशनल होते जाएंगे और आप कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर देंगे। और ये कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, यही वाली बात कि मतलब इससे पहले रूल्स बहुत सारे फॉलो करने पड़ते थे, हीरोइक कपलेट यूज़ करते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर पॉप जो है न्यू क्लासिकल का जो सबसे बड़ा पोइट है, उसका यही कहना है कि अगर आपने एक्सेल हासिल करना है, अगर आपने जो है वो आगे बढ़ना है, तो आप होमर को
विर्जल को और इन लोगों को दिन रात पढ़ें, मतलब अब फिर आपकी प्रैक्टिस होगी और नाउ देन यू कैन बिकम अ वेरी वेरी प्रोफाउंड आर्टिस्ट। तो डिवोशन इज़ सुपीरियर टू ब्यूटी। तो इनके लिए जो डिवोशन है वो ब्यूटी से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है जी। तो सॉलिटरी लाइफ ये चाहते हैं कि हमारी अपना एंटिटी है, चूँकि सब्जेक्टिव है और इंडिविजुअल है, तो वो कहते हैं कि हर बंदा चूँकि एक यूनिक एक्सपीरियंस रखता है, हर इंसान को ऐसे नहीं हो सकता कि हर सब लोगों को एक ही एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स रीडर्स कि वो अपनी अपनी बातें, अपने अपना डिप्रेशन, खुशी, मतलब जैसे जैसे वो मतलब फील करते हैं, इनके पोइट्री के अंदर ये तमाम चीज़ें चेंजिंग होती रहती हैं। तो ये रोमांटिक एज में हमने ये चीज़ें देखेंगे। इमेजिनेशन इज़ सुपीरियर टू रीज़न। तो कहते हैं कि रीज़न जो है ना वो एक लिमिटेड है, हमारी अक्ल जो है, जब हम इमेजिनेटिव डेप्थ के अंदर जाते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस समथिंग ब्रिलियंट। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, सुपर नेचुरलिज्म है सारी पोइम, ठीक है जी। वहाँ पर वो एक मलाह की कहानी है, सेलर की कहानी है, वो एक परिंदा मार बैठता है, ठीक है जी। तो उसके अंदर बाद में वो रिडम्पशन करता है। तो ये भी इंशाल्लाह हम इसको भी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आप लोगों को मतलब आइडियाज़ देंगे इनका, कि इन राइटर्स को मतलब कैसे कैसे चीज़ों में। तो इस तरह मैं उसका ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। तो लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर, तो नेचर को बड़ा वर्शिप कहते हैं। देखे ना, जैसे वो मनाह की कहानी की से बात कर ले तो वो कहता है कि इसने जो अल्बाट्रॉस एक बर्ड था, वो जो सेलर था उसने मार दिया ना गलती से, तो उसके बाद उसके ऊपर कर्स आएगी, वो क्या क्या होगा। तो मतलब दे आर रियली वर्शिपर ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि नेचर के अंदर अगर आप वो मतलब ये लोग जो है ना क्या कहते हैं कि पैंथीज़म, ठीक है जी, पैंथीज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं जी ये, ठीक है जी। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, नेचर और इंसान, ये तीनों एक ही इनका एसेंस है, ठीक है जी। तो इनको डिस्टर्ब होगा तो मतलब खुदा की कुदरत भी डिस्टर्ब होगी, इंसान डिस्टर्ब होगा तो नेचर को भी दुख होगा। तो मतलब आपको इनकी पोइट्री के अंदर ये ओवरवेलमिंग एक फीलिंग नज़र आएगी। तो जैसे सॉलिटरी रीपर है, ठीक है जी, क्या नाम है इसका, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है सॉलिटरी रीपर। उसमें एक सॉलिटरी का मतलब होता है तनहा और रीपर होता है काटने वाली। तो एक लड़की है और वो सिंगिंग कर रही थी, उसके वो सॉन्ग के अंदर इतना ज़्यादा स्पेल बाउंड हो जाता है, इतना फैसिनेटेड हो जाता है कि उसकी जो डेप्थ है, इमेजिनेटिव डेप्थ, वो कहाँ की कहाँ जाना शुरू हो जाती है। तो मतलब तो मसलन वो कहता है कि इसकी जो आवाज़ है इस लड़की की, इतना वो कहता है मुझे साउंड तो समझ नहीं आ रही एग्जैक्ट इसकी, मतलब जो है ना वो क्या है जो है ना वो बोली चुके समझ नहीं आ रही। हाईलैंड गर्ल थी ना, स्कॉटलैंड में जा रहा था तो वहाँ पर वो लड़की गा रही है। वो कहता है कि इतना मुझे पता है कि ये सॉन्ग कोई मेलनकॉलिक है, कोई दुखिया सॉन्ग है, लेकिन वो इससे कंपेरेबल विद नाइटिंगेल समझते हैं, सॉन्ग बर्ड है, ठीक है जी, जिसे हम बुलबुल भी कहते हैं। तो कहते हैं ये उससे भी आवाज़ इसकी अच्छी है। तो कोको के बर्ड भी जो एक अनदर सॉन्ग बर्ड है उसके साथ। तो मतलब ये लोग जो है ना सिंपल से मतलब एक अपना सीन लेते हैं, वहाँ से उसके बाद फिर जो है ना ये चीज़ों को इतना ज़्यादा डीपली इमेजिनेटिवली परसीव करते हैं कि वो बातें आगे की आगे चलती है। फैसिनेशन विद द पास्ट, स्पेशली द मिथ्स एंड द मिस्टिसिज्म ऑफ द मिडल एजेस। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये आप अपने अंदर ही, अपनी पोइम्स के अंदर ही मिथ मेकिंग कर रहे होंगे, कोई चीज़ को नया प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे, बिकॉज दे आर फैसिनेटेड विद द ओल्ड एज। जैसे मैंने ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी बताया था कि दे आर सर्टनली मतलब जो है ना स्पेल बाउंड बाई द फॉलोइंग एज और अपकमिंग एज, क्योंकि इनको जो प्रेजेंट एज है वो डिस्कस कर रही है पॉलिटिकली, क्योंकि लोगों के साथ बहुत कारनेज हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लोगों को कत्ल किया जा रहा था। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड और इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, दे हैव बिटरली बीन डिसअपॉइंटेड द पब्लिक। सो देयरफॉर अब इनका जो है ना ये करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये इनकी 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं: इमेजिनेशन, आइडियलिज्म, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और देन इंडिविजुअलिटी। अगर हम इन 5 पॉइंट्स को समझ लें तो हमें रोमांटिक्स एज की सारे पॉइंट्स को कॉमन ये पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है जी। अगरचे कि वो इंडिविजुअल हैं, एक दूसरे से डिफरेंट बात कर रहे हैं, डिफरेंट परसीव कर रहे हैं दुनिया को, और डिफरेंट इमेजिनेटिव डेप्थ में जा रहे हैं। और अपना इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा वजदान होता है, ठीक है जी, ये इमेजिनेशन के साथ ही मिलता जुलता है कि मतलब पोइट को मतलब जो ना वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो वो परसीव करता है थ्रू इमेजिनेटिव डेप्थ, क्योंकि हमारी एक आई है ना जो देखने वाली, और एक आई है बसीरत की। तो ये बसीरत की आंख को कहते हैं इंट्यूशन। तो इनके रोमांटिक इरा की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। कॉमन मैन एंड चाइल्डहुड ओवर अर्बन सोफिस्टिकेशन, इनका सबसे बड़ा फीचर रोमांटिक बिलीव इन द नेचुरल गुडनेस ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है जी। तो ये नेचुरल ह्यूमंस
के लिए मतलब जो ना गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इसलिए विच इज़ हिंडर्ड बाय द अर्बन लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि अर्बन लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब देखिए ना, जितनी साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है उसमें इंसान उतना ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा झूठ मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, और इसकी जो स्पिरिचुअलिज्म है वो ख़त्म होती जा रही है। तो दिस विल मतलब जो ना इरिटेट द रोमांटिक्स। वो कहेंगे कि इंसान जो अपनी इनहेरेंट गुडनेस है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है, वो क्यों नहीं है। तो इसलिए इंसान इतना ज़्यादा क्यों जालिम होता जा रहा है, ये सिर्फ अपने मैग्लोमैनिया जिसे कहते हैं, बड़ा बढ़ने का जो शौक़ है उसका। तो दे बिलीव दैट द सेवेज इज़ नोबल। क्योंकि ये कहते हैं कि इवन के सेवेज बीस्ट जो हैं वो शायद नोबल हैं इंसानों से, ठीक है। चाइल्ड इज़ गुड एंड इमोशन इंस्पायर्ड बाई बोथ बिलीव्स काजेज द हार्ट टू सोर। तो वो चाइल्डहुड और नॉस्टैल्जिक मतलब जो है ना ये पोइट, क्योंकि इनको प्रेजेंट एज जो है ना वो अच्छी ही नहीं लगती, और ये हमेशा जो है ना उन चीज़ों से इन आइडिया से डिस्कस करते हैं। तो चाइल्डहुड में देखिएगा जो विलियम वर्डवर्थ है वो इमॉर्टैलिटी वो कहेगा चाइल्डहुड में आती है, क्योंकि इंसान जो है उस वक्त कुदरत के बहुत करीब होता है जब वो चाइल्डहुड में होता है। लेकिन जो ही वो इंसान प्रोग्रेस करता जा रहा है, अर्बनाइजेशन और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो इंसान जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। तो ये अर्बन सोसाइटी का जो सोफिस्टिकेशन है वो इनको डिस्कस करेगी, और ये कॉमन मैन और चाइल्डहुड को प्रमोट करेंगे ये राइटर्स। इमोशंस ओवर रीज़न, ठीक है जी, इमोशन को प्रेफर करेंगे ओवर टू रीज़न। रोमांटिसिज्म बिलीव दैट नॉलेज इज़ गेन थ्रू इंटुइशन रादर दैन डिडक्शन, ठीक है जी, कि मतलब जो है ना वो जो रीज़न के ज़रिए हम समझते हैं कि ये चीज़ें डिड्यूस कर करके चीज़ों को समझते हैं कि ये हो तो ये होता है, ये हो तो ये होता है। वो कहता है कि जब हम इमोशंस को शामिल नहीं करते अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंटेलेक्चुअल चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो बिटरली डिसअपॉइंट, ठीक है। तो इसलिए वो इन चीज़ों को भी वो प्रमोट। दिस इज़ बेस्ट समड अप बाय द वर्डवर्थ who stated that all good poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings। वो कहता है कि बस आप कोई आपके अंदर अपने इंट्यूशन को लेके चले जाए जो है ना नेचर के अंदर, ठीक है जी, और फिर जब आपके ऊपर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होगा पावरफुल फीलिंग्स का, तो फिर देखिएगा कैसी पोइट्री जो है ना वो क्रिएट होती है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये नहीं होता कि पहले आपको लर्निंग करनी पड़ती है, नॉलेज हासिल करना पड़ता है, दूसरे राइटर्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। तो इनके मुताबिक जो इमोशन जो है ना वो प्रेफरेबल है टू रीज़न। देन जी थर्ड पॉइंट है इनका नेचर ओवर आर्टिफिशियलिटी, ठीक है जी। आर्टिफिशियल होना एक चीज़ है और नेचुरल होना एक चीज़ है। मतलब देखिए ना हमारी लाइफस्टाइल में भी कितनी ज़्यादा आर्टिफिशियलिटीज़ आ रही है, और हम नेचुरल जब रहते थे, हम एग्रेरियन मोड ऑफ सोसाइटी में जब रह रहे थे, तो हमारा लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर डिफरेंट था। तो रोमांटिक स्ट्रेस द आर्ट ऑफ नेचर इन आर्ट एंड लैंग्वेज। तो इन्होंने जो है ना नेचर और आर्ट के अंदर जो है ना लैंग्वेज और एक्सपीरियंस ऑफ सब्लिमिटी थ्रू अ कनेक्शन विद नेचर। तो कह रहे हैं कि सबलाइम जो एक्सपीरियंस होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, व्हेन वी कम क्लोजर टू द नेचर। तो रोमांटिक्स रिजेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने नो डाउट कि हमें कुछ प्रोग्रेस दी है, बट इसने इंसान को उतना सोफिस्टिकेटेड भी तो बना दिया, इतना आर्टिफिशियल भी तो बना दिया, उसका सारा लाइफस्टाइल वो सारा का सारा बिगड़ गया। तो इस वजह से इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी। तो इंडिविजुअल सोसाइटी में मतलब वो ये कहते हैं ना कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हम लोगों को बड़ा मिलजुल के रहना चाहिए, और ये तो वो ये कहते हैं नो, डिफरेंस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है जी। तो ये रोमांटिक्स ऑफ्टन एलिवेटेड द अचीवमेंट्स ऑफ द मिसअंडरस्टूड हीरोइक इंडिविजुअल आउटकास्ट। तो आप देखेंगे आपको ऐसा नज़र आएगा कि मतलब ये लोग जो ना उन चीज़ों को, जिन लोगों को मिसअंडरस्टूड किया गया है, आउटकास्ट उनको कहा किया गया है, और जो हीरोइक इंडिविजुअल्स थे उनकी ये जो है ना ग्लोरिफिकेशन करते नज़र आएंगे, ना कि सोशल नॉर्म्स की। उसके बाद इमेजिनेशन ओवर लॉजिक। तो इनके लिए लॉजिक, रीज़न, डिडक्शन ये किसी काम की मतलब चीज़ें नहीं है। वो कहते हैं कि ये वर्थलेस है अगर हम डीपली इमेजिनेटिव और डीपली इंटुएटिव नहीं है। तो रोमांटिक्स लेजिटिमाइज द इंडिविजुअल इमेजिनेशन एज अ क्रिटिकल अथॉरिटी। तो इन्होंने जो है ना वो ये कहा कि ये क्रिटिकल अथॉरिटी है इंसान के पास, जो अगर आप इंडिविजुअल जो इमेजिनेशन इंसान रखता है ना, तो उसके पास अगर वो लेजिटिमेट चीज़ें वो तब ही हो सकती हैं जब वो इंडिविजुअली बहुत डेप्थ रखता है, ठीक है जी, अपने अंदर। तो इसलिए के साथ ये पांचवा इनका डिफरेंस नज़र आ रहा है जो न्यू क्लासिकल। तो उसके बाद इनके कॉमन फीचर्स भी हैं कुछ, उनको भी आज हमने डिस्कस कर लेते हैं।
द रोमांटिक्स कल्टिवेटेड इमेजिनेटिव फ्रीडम। अच्छा जी, एक ज़हन में रखिएगा बात प्लीज़, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग पहले आए थे, उन लोगों को जो है ना ये आप स्क्रीनशॉट मुझे लेके भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं अटेंडेंस भी लगा लूँ। तो द रोमांटिक्स कल्टिवेटेड इमेजिनेटिव फ्रीडम। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इंसान को इमेजिनेटिव होना चाहिए, बहुत फ्रीडम, जो दिल करे वो सोचे आप, बस इंटुइटिव हो, सेंशुअस हो, ब्यूटी लवर हो, नेचुरल, मतलब जो ना, क्योंकि एक नेचर होती है, इस इन्होंने दोनों किस्म की नेचर को बयान किया है, ठीक है। एक होती है इंटरनल नेचर, जो इंसान की साइकोलॉजी बेस्ड होती है, उसको भी हम देखेंगे, देखिएगा, हम समझेंगे कि ये राइटर क्या कहना चाह रहा है। और एक है जो होती है जी एक्सटर्नल नेचर, जिसमें दरख्त, हवा, पानी, समुंदर, ये सारे जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ये ग्लोरीफाई करते नजर आएंगे, ठीक है जी। तो दोनों तरह के मतलब जो है ना इमेजिनेटिव फ्रीडम में ये हमें नजर आएंगे। यूज ऑफ वराइटी ऑफ पोइटिक फॉर्म्स, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि न्यू क्लासिकल एज वाले जो थे, दे वर बाउंड टू एक्सप्रेस ओनली जो है ना वराइटी ऑफ, जो ना वो एक्सप्रेस ओनली हीरोइक कपलेट्स। तो वो कहते थे आइडियल कपलेट वो है जो हीरोइक कपलेट है, ठीक है जी। तो आयम्बिक पेंटामीटर में वो मतलब मीटर को बहुत यूज़ करते थे, जबकि इन्होंने कहा ना सिंपल थीम्स, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तो मतलब ये एक फ्रीडम भी है, ठीक है, इन अ वे टेंडेड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ मैन इन सॉलिट्यूड एज अपोज टू दोज ऑफ मैन इन अ सोसाइटी। तो जो न्यू क्लासिकल वाले होते थे वो सोशल नॉर्म्स और सोशल डिविएशन और सोशल ऑप्रेशन और इस तरह की बातें करते थे। ये लोग आप देखेंगे, राइटर जो होगा, ही विल बी अलोन, राइट, इन ही विल बी जक्सापोज अलोन आर सॉलिटरी इन द फॉर्म ऑफ जो है ना नेचर। तो राइटर जो होगा डोमिनेट करता नज़र आएगा और अपनी इंडिविजुअल सेंस करता दिखाता नज़र आएगा, और वो होगा और नेचर होगा, और उसके बाद जो है ना इंसानी नेचर चल रही होगी। ऑल द पोइट्स एक्सेप्ट ब्लेक। ब्लेक कौन है जी? विलियम ब्लेक राइटर है, इसका भी हम थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करेंगे, तो इसका कॉमनली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारा रोमांटिक एज का, तो इसलिए हम इसके पोइट्स को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जी। तो डिस्क्राइब द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो कहते हैं कि जो तकरीबन सारे के सारे पोइट्स जो है ना उन्होंने इन्वायरमेंट जो है ना, क्योंकि ब्लेक जो है ना ये बीच में सोशल पिक्चर भी देता है ना, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्शन रखा गया है कि ये बंदा थोड़ा सा डिफरेंट करता है जी दूसरों से। तो दे टेंडेड टू यूज़ लैंग्वेज विद मोर फ्रीडम एंड इनफॉर्मेलिटी देन द 18th सेंचुरी पोइट्स। तो उसके बाद इन्होंने फॉर्मेलिटी को इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट किया, बल्कि इनफॉर्मल रहते हुए अपने एक्सप्रेशन और डिक्शन और लैंग्वेज और थीम और थमेटिकली, लिंग्विस्टिकली, हर लिहाज से दे आर इनफॉर्मल। उसके बाद दे टेंडेड टू यूज़ लैंग्वेज विद मोर फ्रीडम एंड इनफॉर्मेलिटी देन द 18th सेंचुरी पोइट्स। तो इन्होंने फॉर्मेलिटी और इन तमाम चीज़ों को नहीं किया, लैंग्वेज भी यूज़ करते हुए, थीम्स को भी यूज़ करते हुए, चीज़ों को भी यूज़ करते हुए इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो दे वर प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय द ग्रेट हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये बहुत प्रोफाउंडली उससे अफेक्ट हुए थे, ठीक है जी। तो इन्होंने, मैंने जैसे बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था क्यों आया था, वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल रीज़न थी, ऑपरेशन थी, इनइक्वालिटी थी, ठीक है जी। तो लोग जो थे एक क्लासेस में बढ़ चुके थे, अमीर जो लोग थे वो गरीबों के मतलब जो है ना वो बहुत ऑप्रेस कर रहे थे, किसी को कोई काम कर रहा था तो उसको वेजेस नहीं मिल रही थी, और इस तरह की ज़्यादतियाँ और छोटी छोटी हो रही थी। तो जब एक्सेसिव जो है ना ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, तो देन एक रिवॉल्यूशन आया और लोगों की थॉट में एक रिवॉल्ट आया। उन्होंने कहा कि हमें ये अपने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हमें स्नैच करने पड़ेंगे, हमें छीनने पड़ेंगे, हमें जब दिए नहीं जा रहे तो हमारे लिए मतलब जो है ना ये एक बेस्ट हमारे पास ऑप्शन यही बचती है। तो रोमांटिक पोइट्स वर डीपली इंटरेस्टेड बोथ इन लाइफ एंड आर्ट। तो ये डीपली इंटरेस्टेड थे लाइफ और आर्ट के अंदर, ठीक है जी। लाइफ में कॉमन साइट्स, कॉमन चीज़ें, और उसके बाद जो है ना आर्टिस्टिक मूवमेंट इनके लिए, आर्ट को न्यू इनोवेशन इन्होंने दी है, ठीक है जी। नो डाउट के न्यू क्लासिकल वालों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर क्रिटिसिज्म कहते हैं किसको है, दोनों एंगल से देखना। तो जो इनके प्लस पॉइंट्स हैं वो दूसरों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और जो दूसरों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो इनके प्लस पॉइंट्स हैं जी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोइम्स आर अबाउट राइटिंग पोइट्री। तो वो इनमें से सबसे इनको पोइट्री जो फॉर्म्स थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, ठीक है जी। तो राइटिंग पोइट्री जो था इनका हॉलमार्क था, ठीक है जी। तो बाकी जो है कोई क्वेश्चंस वगैरह हों
तो आप लोग कर लिया करें, ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हमने बहुत सारा जो ना वेस्ट भी किया था, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा पहले भी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो कल मैं आप लोगों के लिए टाइम छोड़ूंगा जिसमें आप क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, और इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे और साथ साथ आगे इम्प्रूव करेंगे। तो रोमांटिक थीम्स क्या हैं जी इनका? नेचर, लव एंड हिस्ट्री, ठीक है जी। सबसे जो कॉमन चीज़ें आती हैं इनकी ये है, ठीक है जी। तो नेचर, लव और हिस्ट्री इनको बहुत अलूर करती है। नेचर से थीम लेते हैं और दे आर लवर ऑफ नेचर, और हिस्ट्री को इनका बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट है, और हिस्टोरिकल बातों को जक्स्टापोज करेंगे इन द प्रेजेंट अरीना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद लिटरेरी फॉर्म्स इनकी क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा? लिरिकल, बैलड, सोनट, हिस्टोरिकल नॉवेल्स। तो ये मतलब लिरिकल पोइट्री को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अगर हम पोइट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड करें तो वो क्या क्या बनती हैं? लिरिकल पोइट्री, एपिक पोइट्री और ड्रामेटिक पोइट्री। तो मीन्स के दे आर द रियल प्रमोटर ऑफ जो है ना लिरिकल पोइट्री। तो ये आगे उनकी बैलड, इनकी सोनट, ये हम इंशाल्लाह इनको भी डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज़ लिरिक, व्हाट इज़ बैलड, व्हाट इज़ सोनट। तो ये लिरिकल पोइट्री की सब फॉर्म्स आती हैं, ठीक है जी। बैलड मतलब ये सॉन्ग बैलड जो है ना सॉन्ग्स हैं, ठीक है जी। इनको गा के मतलब फॉर्म को चेंज, मतलब सोनेट जो है ये छोटे सा एक पोइम होती है 14 लाइंस की। तो इस तरीके के साथ हम देखेंगे जी, इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो है ना ये लोग प्रमोट करते नज़र आएंगे। तो इस तरीके के साथ हमने आज क्या पढ़ा है जी? इनके रोमांटिक्स के कॉमन फीचर्स, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है जी। और इनका न्यू क्लासिकल एज से जो डिफरेंस है हमने वो चीज़ें बयान की, और भी मतलब हमने जो है ना ये किया। तो इस तरीके के साथ आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इमोशनली इट एक्सप्रेस एन एक्सट्रीम असर्शन ऑफ द सेल्फ एंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा हर जो राइटर होगा, इट विल बी लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स टुगेदर विद द सेंस ऑफ द इन्फिनिट एंड ट्रांसेंडेंटल। तो ये इनका बड़ा हॉलमार्क होगा कि मतलब जो है ना socially it championed progressive causes, though when these were frustrated it produced a bitter, gloomy and despairing outlook। तो इनकी आउटलुक भी आपको डिफरेंस नज़र आएगी, ठीक है जी। तो ये रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिक एक मूवमेंट थी जो कि एज का भी बताया गया है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नहीं तो आई एम साइनिंग इट ऑफ। आप लोग जो है ना इसको मुझे रिटर्न फॉर्म में बता सकते हैं जी। आज तो इस वजह से गड़बड़ होगी, ये जो प्रॉब्लम थी। तो इंशाल्लाह कल हम अपने टाइम से ही शुरू करेंगे और टाइम पे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आप उन लोगों को भी शामिल कर लीजिएगा जिन लोगों ने कोशिश की है हमारे साथ रहने की, लेकिन वो हमारे जो ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम आ रही थी उस वजह से जो लोग अफेक्ट हुए हैं उन लोगों को भी ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। आज की अटेंडेंस में तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा।
जी ठीक है, आसमा भी अगर प्रेजेंट थी तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी अटेंडेंस लगा लूँगा जी। उसके अलावा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो प्रेजेंट था।